हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विजन क्लासेस। आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, अपने पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा सेल के बारे में। सेल जिसके अंदर मैंने आपको सेल के बारे में लगभग पूरी डिटेल आपको बता दी है। सेल के अंदर बताया सेल के जो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट के अंदर। सबसे पहले यार उसकी आउटरमोस्ट सेल जो कि होती है सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर होता है आपका केंद्रक और कोशिकांग, ठीक है ना। तो तीनों के बारे में आपको फुल डिटेल बात कर ली है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सेल के बारे में जिसके अंदर आपका विभाजन किस तरह से होता है। और मैंने आपको सेल के बारे में बताई थी कि हर कोशिका की उत्पत्ति उसके पहले वाली कोशिका से ही होती है। मैंने बताया थी आपकी ये जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी का प्रिंसिपल का मेन पॉइंट है कि जो भी कोशिका होती है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो अपनी पहले वाली मतलब पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई उत्पत्ति होती है। और हमारे जो शरीर है उसकी जो सबसे यूनिट है वो कौन सी है? सेल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी जो पूरी बॉडी है वो केवल एक सेल से बनी नहीं होगी, है ना। एक सेल तो बनी होगी, ये अपने अंदर बहुत सारी कोशिकाओं से बनी होगी। और इस कोशिका के समूह को कहते हैं अपन उत्तक। उत्तक से भी बनता है आपका अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, और ऐसे बहुत सारे सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर है। और सिस्टम से ही मिलकर बना था अपना पूरा बॉडी। तो ये बॉडी बनने के लिए उस सेल के अंदर क्या होना चाहिए? डिवीजन। क्या होना चाहिए? डिवीजन। और डिवीजन का मतलब होता है उस कोशिका का जैसा ही दूसरी कोशिका का बनना, उस कोशिका जैसा ही दूसरी कोशिका बनना। और डिवीजन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि कोशिका के अंदर एक तो होता है उसका कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है उसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको कहते हैं कंट्रोल ऑफ सेल, कंट्रोल ऑफ सेल। तो कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस इन दोनों के अंदर विभाजन होना जरूरी है, क्योंकि अगर नई कोशिका उत्पत्ति करनी है, अगर नई कोशिका को बनाना है तो नई कोशिका बनाने के लिए उस कोशिका में पहले वाली कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है उसका मैटर भी होना चाहिए, प्लस जो पहले वाली कोशिका का उसका जो सेंटर न्यूक्लियस है उसका भी कुछ अंश उसके अंदर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन है, आज बात कर रहे हैं सेल डिवीजन की। तो कोशिका चक्र है, सेल जो साइकिल है वो सबसे पहले जो देने वाला वैज्ञानिक है वो है अपना हॉवर्ड। सेल साइकिल किसने दी? हॉवर्ड ने दी। और सेल साइकिल शुरू कहां से होती है? सेल से, और सेल से आपकी बनती पूरी बॉडी, ठीक है। तो कोशिका चक्र, जो कोशिका चक्र है उसकी दो अवस्था होती है। उसकी अवस्था कितनी होती है? दो अवस्था। अवस्था कौन कौन सी है? देखो, फर्स्ट अवस्था है जिसको कहते हैं अंतरावस्था, इंटरफेज। और सेकंड अवस्था है जिसको कहते हैं सूत्री विभाजन। अंतरावस्था है वो क्या होती है? वो भी जो कोशिका होती है वो जो डिवीजन करती है, डिवीजन होने से पहले कुछ क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहीं साधन जाना है, अगर आपको कहीं पर साधन जाना है तो साधन जाने के लिए आप क्या करोगे? ऐसे नहीं कि सुबह उठ के और रवाना होगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो आप साधन जाने के लिए सबसे पहले आप उसकी तैयारी करते हो कि मुझे साधन में कपड़े कौन से पहने, मुझे कौन सा मेकअप करना वगैरह वगैरह। इसी प्रकार अगर किसी भी सेल को अगर डिवीजन करना है तो डिवीजन करने के लिए उस सेल को जो जो भी मैटर चाहिए उसके लिए क्या करते हैं? वो तैयारी करते हैं। तो अंतरावस्था को क्या कहते हैं? अंतरावस्था को हम तैयारी की अवस्था कहते हैं, प्रिपेयरिंग ऑफ सेल। उसका भी क्या है? तैयारी की अवस्था। अब इस अंतरावस्था के अंदर वापस तीन अवस्था आती है आपकी। कौन कौन सी? एक तो जीवन अवस्था, एक्स अवस्था और G2 अवस्था। तो जीवन अवस्था क्या होती है? ये होती है आपकी ग्रोथ फेज, और ये होती है सिंथेसिस, और ये भी होती है ग्रोथ फेज सेकंड। इस ग्रोथ फेज में क्या होता है? इसके अंदर होता है आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। जीवन अवस्था के अंदर कोशिका से संबंधित जितने भी जितने भी आरएनए है और जितने प्रोटीन है उनका निर्माण कहाँ होता है? जीवन अवस्था के अंदर। जबकि एस के अंदर क्या होता है? एस के अंदर जो डीएनए है, डीएनए का निर्माण होता है। ये डीएनए का सेल्फ एडप्लिकेशन मतलब या बोलते हैं 100% होता है। और ये G2 अवस्था है, इसके अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर आरएनए और डीएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। इस प्रकार इस अवस्था के अंदर वो भी सर होती है। इस अवस्था के अंदर अपने डिवीजन के लिए उसके अंदर जो जो मैटर चाहिए, उसके अंदर जो जो पदार्थ चाहिए वो सब इस अवस्था के अंदर वो क्या कर तैयारी कर लेती है। और जब इस अवस्था के अंदर किसी भी सेल के पास सारे मैटर आ लेते हैं तो सारे मैटर आने के बाद फिर वो कोशिका अंतरावस्था से फिर प्रवेश करती है सूत्री विभाजन में। और ये सूत्री विभाजन है ये वापस भी, ये भी खुद भी अपने आप में दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है असूत्री विभाजन और सेकंड है आपका सूत्री विभाजन। अब
दोनों का डिफरेंस क्या है, असूत्री में सूत्री में क्या है। देखो इसके बारे में तो हमको ज्यादा डिटेल ज्यादा हासिल नहीं करनी है, हमको ये पढ़ना है डिटेल से। तो इसके बारे में फिर से पढ़ाऊंगा। इसके बारे में सबसे पहले सुन लो असूत्री होता क्या। देखो असूत्री जो होता है इसमें जो कोशिका होती है, कोशिका जो मैंने बोला, कोशिका जो कंट्रोल ऑफ पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस। कोशिका जो कंट्रोल पार्ट है, मतलब कोशिका का जो पूरा कंट्रोल है वो कौन रखता है, केंद्रक रखता है। कौन रखता है, केंद्रक। इसमें जो होता है बीच वाला जो सेंटर होता है, केंद्रक है, वो क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा बीच में से क्या होगा, लंबा होता है, और लंबा होकर उसके सेंटर वाला पार्ट है वो थोड़ा यहाँ से भी दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे दो भाग में बढ़ जाएगा तो उसके साथ साथ में उस केंद्रक के चारों ओर का जो कोशिका द्रव्य होता है, इट मींस प्रोटोप्लाज्मा, वो भी उसके साथ साथ दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है, इसको कहते हैं असूत्री विभाजन। और ये विभाजन किसे कहते हैं, ये विभाजन आपने जितने भी छोटे जीवाणु है, जैसे जीवाणु है, कवक है, एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, इन सब के अंदर इस टाइप का असूत्री विभाजन पाया जाता है। बात करने जा रहे हैं सूत्री विभाजन की, बात करने जा रहे हैं सूत्री विभाजन की। तो ये विभाजन वापस अपने आप में दो टाइप का होता है। एक तो होता है समसूत्री, इट मींस माइटोसिस। एक होता है अर्धसूत्री, इट मींस मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस। अब हमको इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से पहले हमको इसके बारे में डिफरेंट जाना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी फेजेज है, जितनी भी इसके अंदर स्टेज आएगी, उन स्टेज के अंदर लगभग सिमिलरिटी है, लगभग क्या सिमिलरिटी है। तो मैं आपको इन दोनों डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इसके अंदर सिर्फ आपको सिमिलरिटी और डिफरेंट बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में से आता है। तो पहले तो इसके नाम को समझ लें। देखो समसूत्री, पहले बात तो ये जो होता है ये सिर्फ आपके कायिक कोशिका में होता है। इसमें होता है कायिक कोशिका। अब कायिक कोशिका कौन सी होती है, जैसे आप लोग हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी का जो शरीर बना होता है, इन शरीर का जो विभाग होता है वो किससे होगा, काय। काय मतलब अपना शरीर। तो शरीर की जो मांसपेशियां है, ऊतक है, कोशिका, उसका उसके अंदर जो विभाग होता है वो कौन सा होता है, समसूत्री। और सूत्री विभाग होता है वो हमारे शरीर की जनन कोशिका में होता है। किसमें होता है, जनन कोशिका, इट मींस जर्म सेल, ठीक है ना। और इसी जनन कोशिका द्वारा अपने अंदर मेल और फीमेल होने का पता चलता है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, समसूत्री के अंदर जो भी गुणसूत्र होते, देखो सम मतलब समा, सूत्री मतलब सूत्र, सूत्र मतलब सूत्र कणिका, और सूत्र कणिका को इंग्लिश में बोलते हैं अपने गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। तो इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि नाम है समसूत्री। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं अर्धगुणसूत्री, इसमें जो गुणसूत्र वो कैसे होते हैं, आधे। आधे मतलब कटे हुए होंगे क्या, नहीं कटे हुए नहीं होंगे। देखो समसूत्री मतलब आपको पता होगा कि जो माता पिता होते हैं, माता पिता से क्या पैदा होते हैं, संतान। क्या पैदा होते हैं, तो संतान। तो संतान के अंदर कुछ गुण होते हैं जो अपने माता से आते हैं, और कुछ गुण होते हैं जो अपनी माता से आते हैं, सॉरी पिता से आते हैं। तो इसका मतलब मैं करने का जो कहना चाहूंगा कि माता पिता के द्वारा या पेरेंट से जो भी गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं उसको कहते हैं वंशागति। इट मींस इंग्लिश में उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो अगर माता के द्वारा और पिता के द्वारा अपने पुत्र के अंदर अगर गुणसूत्र का स्थान समान भाग में हो रहा है, या जितने गुणसूत्र माता और पिता में है उतने के उतने ही गुणसूत्र अपने संतान के अंदर भी ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे विभाजन को बोलेंगे गुणसूत्री, सॉरी समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। अर्थात माता पिता के द्वारा या जनकों के द्वारा जो नई कोशिका बन रही है उस कोशिका के अंदर भी अपने जनक के समान ही गुणसूत्र होते हैं, उसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। और जनकों के द्वारा जो नई कोशिका बन रही है, अगर बनने वाली कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, अपने मात्र कोशिका की संख्या से क्या हो जाए, आधी हो जाए, ऐसे को कहेंगे असूत्री विभाजन। तो देखिए इसके अंदर जो जनक कोशिका होती है उसके अंदर होते हैं 2 एंड गुणसूत्र, इट मींस डिप्लॉयड गुणसूत्र। तो इसके द्वारा जो नई संतति बनेगी उसके अंदर गुणसूत्र कितने होंगे, 2n ही होंगे। इसका मतलब जितने जनक में थे, पेरेंट में थे, उतने गुणसूत्र आपके संतान में आए। इसी प्रकार इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आपके द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर जो संतान के गुणसूत्र आ रहे हैं वो द्विगुणित होकर कैसे आते हैं, अगुणित अगुणित आते हैं। कितने होते हैं, अगुणित अगुणित गुणसूत्र आते हैं। बस यही फर्क है आपके इस फंडे के अंदर कि इसके अंदर समान आता है, इस पे आधे। दूसरा फर्क इसमें है जो समसूत्री विभाजन है
ये आपके एक बात इसमें है कि सबसे पहले है इसमें जो कोशिका बनती है वो एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। कितनी कोशिका बनती है? संस्कृत विभाग में एक जनक कोशिका से दो कोशिका निर्माण होता है, जबकि अर्श विभाग में एक जनक कोशिका से चार अर्श जनक कोशिका निर्माण होता है। कितनी? 4। अब हमको देखना ये है कि संस्कृत विभाग में 1 से 2 और अर्श विभाग में 1 से 4 का निर्माण किस प्रकार होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे संस्कृत विभाग में माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, तो देखिए अब बात करने जा रहे हैं अपन संस्कृत विभाग में माइटोसिस। तो सबसे पहले अपन इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया था, संस्कृत मतलब समान गुणसूत्र। वही जो विभाग होता है इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो एक सेल है इस एक सेल से 2 डॉटर सेल बनती है। एक सेल से कितनी बनती है? 2 पुत्री कोशिका निर्माण होता है। ठीक है, प्लस इसके अंदर और क्या बात है, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्या होती है? समान होती है। समान गुणसूत्र की संख्या का स्थानांतरण। इट मीन्स कहने मतलब यह है कि इसके अंदर जो कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं जब दूसरी कोशिका में जाएंगे तो क्या होता है? समान हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूं जैसे अपने ह्यूमन की बात ही ले लें, ह्यूमन की बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। तो अगर किसी ह्यूमन के अंदर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, उनके द्वारा जो नया ह्यूमन बनेगा या नई सेल जो बनेगी उसके अंदर 46 जो जाएंगे तो 46 ही होंगी। इट मीन्स 46 से पेयर बन के 23, तो 23 जाएंगे मदर से और 23 जाएंगे पेरेंट्स से, अपने फादर से जाएंगे। इट मीन तो आपके जो डॉटर सेल है तो डॉटर सेल के अंदर टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। इसके मैं क्या कहूँगा कि समान गुणसूत्र द्वारा आपके समान गुणसूत्र का संख्या रहता है। अब इसके अंदर जो स्टेज है, इसके अंदर जो स्टेज है वो कितनी होती है? 4 होती है। इस 4 अवस्था को पढ़ने से अपने अंदर या इस जो माइटोसिस है इसके बारे में फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। स्टेज कौन कौन सी होती है? देखिए, फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज और फोर्थ है टेलोफेज। इन 4 अवस्था को पढ़ना है। फर्स्ट प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ है टेलोफेज। ये की जो अवस्था है जो मैंने आपको यहाँ बताई है, ये अवस्था आपको अगले जो विभाजन है मियोसिस, इट मींस अर्ध विभाजन, उसके अंदर भी आपको ये की पढ़नी है। और इसके अंदर जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मतलब इस स्टेज के अंदर सेल खत्म में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वो का वो डिटेल आपके वापस उन रिपीट से आपको मियोसिस डिवीजन का पढ़ने को मिलेगा। तो इसके अंदर अपने एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने स्टेज लेते हैं प्रोफेज। क्या कौन सा लेते हैं? प्रोफेज। तो देखिए पहले अवस्था है अपनी प्रोफेज। तो प्रोफेज अवस्था में होता क्या है, ये इससे पहले जो अवस्था मैंने बता दी इंटरफेज अवस्था, अंतरावस्था, मतलब कोई भी कोशिका इस अवस्था में आने से पहले अपने अंदर क्या करती है? तैयारी करती है। क्या करती है? तैयारी मतलब विभाजन के लिए जो मैटर चाहिए, विभाजन के लिए जो मैटर चाहिए वो अपने लिए क्या करती है? इकट्ठा करती है। उसी अवस्था को कहते हैं अंतरावस्था। इसलिए अंतरावस्था को बोला गया है तैयारी की अवस्था। उसके बाद इससे आते हैं प्रोफेज। इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो बिल्कुल आपको चित्र में आप देख सकते हो। चित्र में आपको यहाँ दिखा है कि इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं वो बिल्कुल धागेनुमा दिखेंगे। मतलब आपको गुणसूत्र जो दिख रहे हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगे, बिल्कुल कैसे दिखेंगे? धागेनुमा दिखेंगे। प्लस नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसमें जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, अर्ध गुणसूत्र के बीच में गुणसूत्र बिंदु दिखाई देगा, इट मीन सेंट्रोमियर। प्लस अगर जो कोशिका बन हो रही है, अगर वो कोशिका एनिमल सेल की है, जंतु कोशिका की है, तो जंतु कोशिका के अंदर तारक काय है, सेंट्रोसोम। तारक काय का विभाजन शुरू हो जाता है
तारिका का विभाजन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ये थी आपकी प्रोपेज अवस्था। तो प्रोपेज अवस्था के अंदर आपको ध्यान ये रखना है, इस अवस्था के अंदर गुणसूत्र होते हैं बिल्कुल धागे में, मतलब एकदम एक दूसरे से वो दिखाई देंगे। और इसके अंदर जो गुणसूत्र बिंदु होता है, ये मैं आपको दिखा दूं, इसके चित्र में आपको दिख रहा है ये वाला गुणसूत्र बिंदु, इससे आपको दो लड़ी निकल दी है, आधा गुणसूत्र ये, आधा गुणसूत्र ये, बिल्कुल आपको चित्र में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसको कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। जब ये बढ़ जाएगा तो ऐसे बढ़ेगा, आधा ये आधा ऐसा हो जाएगा और हाफ ऐसा हो जाएगा। इसको कहते हैं हाफ क्रोमेटिड। क्या कहते हैं, हाफ क्रोमेटिड। जब ये दोनों गुणसूत्र आपस में मिले होते हैं तो उसको कहते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र के बीच में जो योजक कड़ी है वो क्या कहलाती है, गुणसूत्र बिंदु, बीच में सेंट्रोमियर, ठीक है। अब अपनी जो अगली अवस्था है वो है मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज को हिंदी बोलते हैं मध्यावस्था। इस अवस्था के अंदर होता क्या है, इस अवस्था के अंदर आपका जो ये वाला गुणसूत्र बिंदु मैंने बताया है, इस गुणसूत्र बिंदु में क्या होता है, विभेद होता है। क्या होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं, गुणसूत्र बिंदु में विभाजन, जिससे क्या होता है, जिससे दोनों अर्धगुणसूत्र क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। दोनों अर्धगुणसूत्र क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अब अलग अलग होने के बाद क्या होता है, ये जो अलग अलग होने के बाद दोनों अर्धगुणसूत्र क्या होते हैं, दोनों अर्धगुणसूत्र कोशिका के बीच में, कोशिका के बीच में रहते हैं और बीच में आकर मध्य पट्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मध्य पट्टिका बना लेते हैं, ठीक है। इसी मध्य पट्टिका को कहते हैं, अब इसका नाम है मध्यावस्था। मध्यावस्था नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हर गुणसूत्र बीच में से सेंट्रोमियर से डिवीजन होने के बाद मिडिल स्टेज में आने मतलब आकर वहां पर क्या होता है, वैसे होता है। इसी का इसको कहते हैं मध्यावस्था, या इसके अंदर मिड प्लेट का निर्माण होता है। क्या इसमें होता है, मिड प्लेट का निर्माण होता है। और इस अवस्था में आने के बाद, इस अवस्था में आने के बाद दो बात ध्यान रखिए, ये वाली, एक तो केंद्रिक झिल्ली और सेकंड है केंद्रिका। एक तो केंद्रिक झिल्ली और सेकंड है केंद्रिका। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं। मतलब प्रॉपर व्यवस्था के अंदर तो लुप्त होना शुरू होते हैं। कौन, केंद्रिक झिल्ली, केंद्रिका लुप्त होते नहीं है, लुप्त होना शुरू होते हैं। लेकिन मेटाफेज अवस्था के अंदर जैसे गुणसूत्र के सेंटर में डिवीजन होता है तो आपकी केंद्रिका और केंद्रिक झिल्ली दोनों लुप्त हो जाती है। अगली जो स्टेज है वो है एनाफेज। एनाफेज को कहते हैं पच्चावस्था। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर खास बात, इसके अंदर जो एक बात मैं आपको बताना भूल गया हो, मेटाफेज के अंदर एक बात और है, क्या है, जो तंतु है तारककाय, तारककाय से तंतु निकलना शुरू हो जाते हैं। तारककाय से तंतु निकलना शुरू हो जाते हैं। और इनका निकलना कहां पर होगा, अगर सेल कौन से, एनिमल सेल है। ये बात देखना, प्लांट सेल के अंदर तंतु का निर्माण नहीं होता है। अगर एग्जाम आ जाए कि किसी पादप कोशिका के अंदर तंतु का निकलना विभाजन की कौन सी अवस्था शुरू होता है, तो आप मान ये रखना, नाम किसका दिया है, पादप कोशिका। तो पादप कोशिका पहली बात तो तंतु होते नहीं है, तो निकलने का इसलिए आपको चौथा ऑप्शन देखना, नॉन ऑफ द जो उसके अंदर आपको टिक करना होगा, ठीक है ना। अब बात करें अपन एनाफेज अवस्था के अंदर, इसको कहते हैं हिंदी में पच्चावस्था। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो तारका है उससे जो तंतु निकले, इस तंतु में क्या होता है, संकुचन होता है। तंतु में संकुचन। अब संकुचन से क्या होता है, संकुचन का मतलब क्या होता है, चित्र में आप देख रहे हो कि इसका तंतु एक आपका तंतु ऊपर है, एक नीचे। तो जैसे ये तंतु से जो तंतु निकले हैं इसमें से संकुचन का, तो जो मध्यावस्था के अंदर जो आपको दिख रहे हैं ये गुणसूत्र, वो क्या हो जाएंगे, अपने अपने अलग अलग ध्रुव पर खींचे चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मतलब मध्य प्लेट में जो आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं, जैसे इस तंतु में संकुचन होगा तो मध्य प्लेट से खींचकर क्या जाएंगे, एक विपरीत ध्रुव पर, एक इस ध्रुव पर, दोनों अलग अलग ध्रुव पर चले जाते हैं। तो तंतु संकुचन, जिससे क्या होता है, जिससे गुणसूत्र
विपरीत ध्रुवों की और गमन, विपरीत ध्रुवों की और गमन, और विपरीत ध्रुवों की गमन होना इसको कहते हैं पश्चावस्था गमन। क्या कहते हैं? पश्चावस्था गमन। ठीक है, अब अपनी इस वीडियो के अंदर लास्ट वाली स्टेज है, इसको कहते हैं किलोवेज। क्या कहते हैं? किलोवेज। हिंदी में इसका नाम है अंत्यावस्था। अब इसके अंदर अगर मैं इसकी बात बोलूं तो ये जो प्रोपेज हमने पढ़ी है, ये प्रोपेज की विपरीत अवस्था है। प्रोपेज की कौन सी अवस्था है? प्रोपेज की विपरीत अवस्था है। अब बोलेंगे इस तरह की विपरीत अवस्था कैसे हुई? विपरीत का मतलब अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। मतलब जो कुछ कारनामा प्रोपेज अवस्था के अंदर आपको देखने को मिला है, वो आपको बिल्कुल इसके अंदर क्या दिखेगा? उल्टा दिखा देगा। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर केंद्रक व केंद्रक लुप्त हो जाता है, और जैसी अवस्था, जैसे सेल किलोवेज अवस्था के अंदर वापस एंटर करती है, तो इसके अंदर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाता है। एक तो बात ये। अगली बात क्या है? इसका तारक का बना था, तो इसके अंदर तारक का क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तारक का है समाप्त। और कितनी? 2 उत्तरी कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो चित्र में डायग्राम में शो कर रहे हैं आप। सबसे पहले कोशिका एक थी, एक से फिर 2, एक से फिर आपके मध्य प्लेट निर्माण हुआ, और मध्य प्लेट से भी आपके एनापेज, मतलब जो क्रोमोसोम जो सेंटर पार्ट में थे वो ध्रुव की तरफ गमन करने लगे। और चौथी अवस्था टिलोपेज है। टिलोपेज अवस्था के अंदर क्या होता? जो सेल आपकी एक थी, उस एक सेल से आपकी 2 कोशिका निर्माण होगा, और जो एक सेल से 2 कोशिका, जो 2 कोशिका बनी है, उसी के अंदर कुल संख्या क्या थी? समान थी। मतलब जो क्रोमोसोम के नंबर आपको मदर मतलब पेरेंट सेल में देखने को मिले थे, वो के वो नंबर आपको डॉटर सेल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब जितने कितने थे उतने को मतलब द्विगुणित रहेंगे। तो ये था आपका संक्षिप्त। अब हम पढ़ेंगे अश्वविभाजन मींस मियोसिस। चलिए अब देखिए, अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है अश्वविभाजन। इसका मतलब मैंने इसमें क्या बताया था? इस विभाजन के अंदर जो जनक कोशिका होते हैं, उस जनक कोशिका से जो डॉटर सेल बनेगी, उस सेल के अंदर कुल संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो जो आपकी पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? हाफ। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? हाफ। और हाफ होने के कारण इसका नाम रखा गया है अश्वविभाजन। प्लस इसके अंदर और क्या बात है? इसके अंदर एक सेल से कितनी सेल बनती है? इससे एक सेल से 4 नई सेल बना होता है, और 4 नई सेल के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र संख्या होती है, वो अपने जनक कोशिका से क्या होती है? आधी। क्या होती है? आधी। नेक्स्ट बात करेंगे इसके टाइप की। तो इसके टाइप होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 टाइप कौन से? एक तो आपका मियोसिस फर्स्ट, सेकंड है मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस फर्स्ट है, इसको कहते हैं, ये क्या है? इन दोनों का फर्क क्या है? ये अश्वविभाजन क्या है? सॉरी, मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होता है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, जबकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, अर्थात ये समस्त्री विभाजन की तरह ही होता है। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो सिर्फ मियोसिस पर पढ़ाऊंगा, और मियोसिस सेकंड के अंदर क्या है? जो मैंने डिटेल आपको समस्त्री विभाजन बताई है, वो की वो डिटेल आपको मियोसिस सेकंड का आपको देखने को मिलेगी। तो पहले बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट के अंदर। तो जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट है, इसके अंदर व्यवस्था आपको स्टेज वो की हुई है 4। कौन कौन सी? प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, और लास्ट है टेलोफेज। लेकिन इसके अंदर जो प्रोफेज अवस्था है, इसके अंदर जो प्रोफेज अवस्था है वो क्या होती है? लंबी अवस्था होती है। लंबी और जटिल है, लंबी और जटिल है। अब लंबी जटिल की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो कौन सी है?
प्रोपिल। तो ये अवस्था कैसी है? लंबी अवस्था है। और लंबी अवस्था की है क्योंकि इसको वापस पुनः उपावस्था में बांटा गया है। उपावस्था में बांटा गया। उपावस्था कौन कौन सी देखिए, सबसे जो है वो आपकी लैप्टोटीन है। कौन सी अवस्था है? लैप्टोटीन। अब हम बार बार इसके नाम पढ़ते जाएंगे कौन कौन सी अवस्था है। तो लैप्टोटीन सेकंड है, जाइगोटीन है, पैकेटिन है, फोर्थ है डिप्लोटीन है, और लास्ट फिफ्थ है वो है डाइकोनोसिस। कौन सी है? डाइकोनोसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैप्टोटीन के बारे में। तो देखो लैप्टोटीन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों का आपको जाल दिखा देगा। इसके अंदर गुणसूत्रों का जाल दिखा देगा। प्लस इस अवस्था में क्या होता है, जितने भी गुणसूत्र होते हैं सभी गुणसूत्र कैसे होते हैं? समजातीय होते हैं। सभी गुणसूत्र समजातीय। समजातीय मतलब होता है ये गुणसूत्र जहां से पैदा हुए वो एक ही जनक से पैदा हुए, इसलिए इसको कहते हैं गुणसूत्र समजातीय। अगले इसके अंदर है समजातीय क्यों हुए? आधे गुणसूत्र कहां से आए? आधे आए पिता से, आधे आए हैं माता से। आधे आए माता से। तो लैप्टोटीन है इस अवस्था के अंदर ये होता है कि एक तो गुणसूत्र जाल होता है और सभी गुणसूत्र कैसे होते हैं? समजातीय। इसमें आधे पिता से आधे माता से। अगली जाइगोटीन। जो जाइगोट के अंदर क्या होता है? जाइगोट का मतलब होता है जोड़े बनना। क्या होता है? जोड़े बनना। अब जोड़े कैसे मतलब देखो, इसमें जोड़े बनना स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसमें जोड़े बनना प्रारंभ हो जाता है और जोड़े बनते हैं। कुछ जोड़े को हम क्या कहते हैं? कुछ जोड़े को कहते हैं बाइवेलेंट। क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। और जोड़े किसे बनेंगे? जो गुणसूत्र आपस में कैसे रहेंगे? समानता रखते होंगे, वही गुणसूत्र आपस में जोड़े बनाते हैं। और जोड़े बनने की जो स्ट्रक्चर है या जो युग्मन है, युग्मन को कहते हैं अपन बाइवेलेंट। क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट या हिंदी में कहते हैं इसको युगली। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको युगली। ठीक है, समझ में आ गया आपको? युगली। अब अगली अवस्था है पैकेटिंग। क्या होता है? पैकेटिंग। पैकेटिंग का मतलब होता है पैक होना। क्या होता है? पैक होना। मतलब इसमें जो गुणसूत्र है, इसमें जो एक गुणसूत्र है वो आपके दो अर्ध गुणसूत्र बढ़ जाता है। इसमें एक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों में बढ़ जाता है। मतलब गुणसूत्र का जो बीच वाला पॉइंट है, गुणसूत्र बिंदु इट मीन सेंट्रोमियर, वो क्या होता है? दो भागों में जाता है, जिससे एक गुणसूत्र से दो हाफ कॉमेडी दो गुणसूत्र का बढ़ जाता है। और एक से दो बनेंगे तो होते कितने? दो होते कितने? दो। तो एक से अगर दो बनेंगे तो दो से कितने हो जाएंगे? चार। कितने हो जाएंगे? चार। कितने हो जाएंगे? चार। और चार होने वाली अवस्था को कहते हैं पेंटावेलेंट। क्या कहते हैं? पेंटावेलेंट। एक गुणसूत्र कितने बनते हैं? एक गुणसूत्र में गुणसूत्र होते कितने हैं? दो। तो लेकिन उस कोशिका के अंदर टोटल गुणसूत्र कितने हैं? दो। तो दो से कितने बनेंगे? अगर एक से दो गुणसूत्र हैं तो दो गुणसूत्र से कितने बनेंगे? चार अर्ध गुणसूत्र। इसको कहते हैं पेंटावेलेंट। इसको कहते हैं पेंटावेलेंट। और इस अवस्था में होता क्या है? इस अवस्था के अंदर आपके जो टेट्रावेलेंट है, जो टेट्रावेलेंट है ये वाला, इनके बीच क्या होता है? इसकी गुणसूत्रों के ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं। जीन हमेशा गुणसूत्र के ऊपर रैखिक क्रम में लगे रहते हैं। और जब इसका जो अर्धसूत्र है इसके अर्धसूत्र कैसे टच करता है, तो टच करने से क्या होगा? इसके जो जीन होंगे वो जीन किसमें जाएंगे? इसमें जाएंगे। और इसके जो जीन होंगे वो जीन किसमें जाएंगे? इस गुणसूत्र में। इस प्रकार दोनों अर्धबिंदु के बीच में क्या होता है? जीनों का आदान प्रदान। क्या होता है? जीनों का आदान प्रदान, जिसको कहते हैं जीन विनिमय। क्या कहते हैं? जीन विनिमय, एक्सचेंज ऑफ जीन, जीन विनिमय। ठीक है ना? तो जीन विनिमय आपको अगर बोल दे कि जीन विनिमय विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है, तो आपको लिखना है पैकेटिंग। क्या लिखना है? पैकेटिंग। चलिए अगली अवस्था है वो है डिप्लोटीन। क्या होता है? डिप्लोटीन। अब देखो डिप्लोटीन में होता क्या है?
डिप्लोइड में आपके जिस स्थान से दोनों अर्धसूत्र आपस में मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर बोल दूं तो यहाँ पर ये मिल रहे हैं, तो यहाँ जो मिलने का जो स्थान है इस वाले एरिया को अपन कहते हैं क्याज मेटा। क्या कहते हैं? क्याज मेटा। तो डिप्लोइड में क्या होता है? डिप्लोइड में क्याज मेटा का निर्माण होता है। एक तो ये बात ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए क्याज मेटा का निर्माण कौन से अवस्था में होता है, तो आपको लिखना होगा डिप्लोइड। ठीक है, चलिए। और इसमें क्या होगा, डिप्लोइड में एक तो ये बात खास है। अगली बात इसमें खास बात ये है कि इसके अंदर जैसे ही गुणसूत्र में क्याज मेटा बनना शुरू होता है, तो क्याज मेटा बनने के बाद जो गुणसूत्र होते हैं बाइवेलेंट के जो गुणसूत्र होते हैं, दोनों गुणसूत्र आपस में एक दूसरे से अलग होना शुरू होते हैं। आपस में दोनों गुणसूत्र जो जोड़े बनते हैं ना, ये वाले ये जिनमें हो गया, जिनमें होने के बाद ये दोनों गुणसूत्र आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। तो अलग होने की जो घटना है उसको कहते हैं उपांति भवन। क्या कहते हैं? उपांति भवन। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, बाइवेलेंट का मतलब होता है दो गुणसूत्र। तो जैसे दोनों गुणसूत्र के बीच में जिन नियम हो जाता है, तो जिन नियम होने के बाद वो दोनों गुणसूत्र आपस में अलग होना शुरू होते हैं। अलग होने की जो घटना है उसी घटना को कहते हैं उपांति भवन। तो उपांति भवन कौन सी अवस्था में होता है? उपांति भवन डिप्लोइड अवस्था में होता है। नेक्स्ट आपका है डाइकाइनेसिस। क्या होता है? डाइकाइनेसिस। इस अवस्था के अंत में क्या होता है? इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों लुप्त हो जाते हैं। एक तो ये। अगला क्या होता है? इसके अंदर जो क्याज मेटा बना हुआ है, क्याज मेटा क्या होता है? क्याज मेटा वो भी लुप्त, केंद्रिक झिल्ली भी लुप्त, केंद्रिका भी लुप्त, क्याज मेटा भी लुप्त, और सब लुप्त हो तो बन क्या रहा है? बन रहा है ना? क्या बन रहा है? बन रहा है तर्कतंतु। तर्कतंतु बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी, मैंने अभी तक आपको मियोसिस फर्स्ट की सिर्फ प्रोफेज बनाई है। क्या पढ़ाई है? प्रोफेज। तो प्रोफेज के अंदर ये 5 अवस्थाएं क्या होते हैं? 5 अवस्थाएं। यही आर्थ, यही जटिल अवस्था, यही लंबी अवस्था थी। अब पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट के बाद में आएगी आपकी मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट, तो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले जिसमें होता है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर लास्ट वाली अवस्था है जो है डाइकाइनेसिस, उसके अंदर तर्कतंतु बनना स्टार्ट होते हैं। इसमें स्टार्ट होता है तो इसमें तर्कतंतु पूर्ण रूप से बढ़ जाते हैं। एक तो बात ये, प्लस मेटाफेज का नाम क्या है? मेटाफेज का नाम है मध्यावस्था। हिंदी में कहते हैं इसको मध्यावस्था। तो इस अवस्था के बनने के बाद जो आपके अर्धगुणसूत्र है वो अर्धगुणसूत्र कहाँ आ जाएंगे? वो अर्धगुणसूत्र सेल के मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात क्या होती है? मध्य पट्टिका पर आता है, लेकिन उन गुणसूत्र के आने की जो व्यवस्था है वो किस पर होगी? देखो, जैसे ही वो गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आएंगे तो आने के बाद उसका जो गुणसूत्र ध्रुव होगा, गुणसूत्र बिंदु होगा, वो तो क्या होगा? ध्रुव ध्रुव होगा। गुणसूत्र बिंदु है किस तरफ होगा? बिंदु तो होगा ध्रुवों की तरफ, और वो जो उसकी भुजा है, गुणसूत्र की जो भुजा है वो होगी मध्य की तरफ। तो आगे मध्य की तरफ चित्र में आप देखो जो गुणसूत्र बिंदु है वो कहाँ है? ऊपर ध्रुव की तरफ, नीचे ध्रुव की तरफ, और इसकी जो भुजा है वो कहाँ पर है? सेंटर, मतलब उससे क्या मध्य की ओर, और मध्य पर व्यवस्था क्या बने? मध्य पट्टिका बना रहे हैं। ये आपकी मेटाफेज फर्स्ट है। सेकंड आपका है एनाफेज फर्स्ट। अब देखो एनाफेज फर्स्ट में क्या है? एनाफेज फर्स्ट में वही जो मैंने तर्को समस्तुति बयान बताया, इसमें तर्कतंतु का क्या होता है? इसमें तर्कतंतु का संकुचन होता है। क्या होता है? इसमें तर्कतंतु का संकुचन होता है, और संकुचन होने से दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं? अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। क्या करते हैं? दोनों गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, जिससे
लेकिन इस बात एक बात इसमें अलग है। समस्त विभाजन होता क्या था, जैसे इसके अंदर दोनों अलग ध्रुव हो जाता है तो उसका गुणसूत्र का जो सेंटर वाला पॉइंट है, गुणसूत्र बिंदु, उसका क्या होता है, विभाजन। क्या होता है, विभाजन। लेकिन इस एनालिसिस फर्स्ट के अंदर गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता है, वो विभाजन आपकी प्रॉपर फर्स्ट के अंदर पहले से हो जाता है। तो इसके अंदर सिर्फ जो गुणसूत्र बने हुए उसका सिर्फ क्या होता है, गमन होता है। क्या होता है, गमन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं, गुणसूत्र बिंदु विभाजन क्या होता है, नहीं होता है। सिर्फ क्या करते हैं, ये अपने अपने विद्युत ध्रुव के क्या करते हैं, गमन करते हैं। अगली अवस्था है जो लास्ट है टेलोफेज फर्स्ट। कौन सी है, टेलोफेज फर्स्ट। तो टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, इस अवस्था के अंदर डॉटर सेल इसमें संतति केंद्रक बन जाते हैं, संतति केंद्रक बन जाते हैं। प्लस इसके अंदर क्या होता है, जो केंद्रक झिल्ली है और केंद्रिका क्या होती है, पुनः प्रकट हो जाती है। और ये प्रकट होकर लुप्त कौन होते हैं, लुप्त होते हैं तर्कतंतु। तर्कतंतु क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपके एक डॉटर सेल से दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाती है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। इसके बाद अगली अवस्था है अपनी अशुद्ध विभाजन सेकंड। तो म्यूस सेकंड के अंदर क्या होता है, म्यूस सेकंड जो होता है वो बिल्कुल समसूत्र विभाजन की तरह ही होता है। फर्क इसमें होता है कि उसके अंदर जिस प्रकार से विभाजन में आपके एक पेरेंट सेल से डॉटर न्यूक्लियस के अंदर जिस प्रकार की समझ आती है, उसी प्रकार इसमें विभाजन जो होना होता है वो यहाँ पर आपके म्यूसिक फर्स्ट में रहता है। और म्यूसिक फर्स्ट में विभाजन क्या होता है, गुणसूत्र संख्या हो जाती है आदि। आदि होने के बाद अगला जो विभाजन होगा वो किसमें होगा, म्यूसिक सेकंड में, वो बिल्कुल समसूत्र विभाजन की तरह ही होगा। ठीक है ना। इसलिए मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा।